Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss climate change essay. First of all we need to know कि climate change होता क्यों है। यहाँ पे जो है ये हमारे पास सन है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम जो है वो फ्यूज़ होके हीलियम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट जो है वो रेडिएशन के थ्रू ज़मीन तक आती है, यानी सोलर रेडिएशन जो है वो ट्रैवल करती हैं और ज़मीन तक पहुंचती हैं। यहाँ पे कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, और जो हीट रिफ्लेक्ट होती है उसका कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ट्रैप हो जाता है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये जो हीट होती है उसको अपने अंदर ट्रैप कर सकती हैं और वापस जो है इसको भेज देती हैं ज़मीन की तरफ। अब हुआ ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है वो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थी इनकी तादाद बढ़ गई, और जब तादाद बढ़ी तो जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतनी ज़्यादा उनके अंदर एबिलिटी होगी हीट को ट्रैप करने की। तो ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप होने लगी, और जब ज़्यादा हीट ट्रैप होने लगी तो ज़मीन का जो दर्जा हरारत था वो ग्रेजुअली बढ़ने लगा, उसका एवरेज टेम्परेचर जो था वो ग्रेजुअली चेंज होने लगा। इसी को हम क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आप आ जाओ कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर आपके पास ऐसे आता है तो आपने उसको किस तरह से कैटर करना है। जब भी आपके पास कोई इस तरह की टर्म यूज़ होती है जैसे फेमिनिज्म, क्लाइमेट चेंज या फिर ह्यूमन इक्वालिटी, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। ये ज़रूरी होता है कि आप उनको एक्सप्लेन करो क्योंकि इन टर्म्स को और आपने बिल्कुल इनिशियली उसको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे 2021 के पेपर में इनफॉर्मल इकोनॉमी आया और बहुत सारे लोगों को उसका एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता था, तो जो एग्ज़ामिनर था उसने 5000 से ज़्यादा बच्चों को 0 मार्क्स दिया क्योंकि वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को समझ ही नहीं पाए, और अगर समझ भी पाए तो वो एग्ज़ामिनर को नहीं समझा पाए कि वो इस टर्म को समझ गए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी पहली लाइन के अंदर ही इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ामिनर के जहन में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपको इस टर्म का एक्चुअल मीनिंग पता है। देन आप तो पहले आप इंट्रोडक्शन में जो है वो क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन कर दो। चेंज ऑफ क्लाइमेट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर में भी फ़र्क होता है। वेदर जो होता है वो टेम्प्रेरी चेंज होता है, क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म चेंज होता है किसी भी वेदर में, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। सेकेंडली आप बताते हो कि जी इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, यूज़ ऑफ केमिकल, ठीक है, ये सारी इंसान की अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है, तो ये सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे, ये पूरे कॉजेज़ लिखोगे। इंट्रो के अंदर आपने अपना पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ बताता जाऊँ, ये पूरी जो ये आपकी इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी यहाँ पे आप सारी कॉजेज़ लिख सकते हो। दो कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी होती हैं, उनको मैं बताऊँगा आपने ऐसे में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। वॉल्केनोज एरप्शंस की वजह से, या फिर सोलर एनर्जी के वेरिएशन की वजह से, ठीक है, या फिर जो है वो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन उसको आपने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आप आखिर में उसके इफ़ेक्ट और remedial measures. Its devastating effect can be mitigated by socio-political and economic remedial measures. तो ये मैंने यूँ समझ लें कि टॉपिक सेंटेंस लिखा है और इसके नीचे आपने पूरी डिटेल जो है वो डालनी होगी, ठीक है। और अगर आप इसको थीसिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूँ तो वो कुछ इस तरह से होता है, क्लाइमेट चेंज इज़ एन ऑफशूट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ although it is ravaging the only planet where life exists. Socio-political and economic remedial measures can mitigate the devastating effect of global warming, ठीक है। तो ये आपका थीसिस स्टेटमेंट हो गया। थीसिस स्टेटमेंट के मैंने देखें 3 पार्ट बनाए। पहला, इट इज़ एन ऑफशूट यानी कि कॉज, although it is ravaging the only planet where life exists यानी इफेक्ट, और फिर सोशियो-पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिमीडियल मेजर्स यानी ये जो मेजर्स आप लेंगे। तो जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है उसको पूरे ऐसे को कवर करना होता है। ये मॉडल जो है ये टेम्पलेट आप अपने पास रख लें, ठीक है, और ये टेम्पलेट आप डिफरेंट ऐसे के अंदर कॉज एंड इफेक्ट वाले जो ऐसे हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ कि
अब जो आपने पहला वहाँ पे क्लेम किया है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ऑफशूट है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का, तो हाउ, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे मैंने जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है जो ओपोनेंट स्टांस है। देखो, डिस्पाइट द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ ऑन द क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनिशिएट्स अ चेन ऑफ एक्टिविटीज़ विच वर नॉट फिजिबल फॉर अर्थ। यानी यहाँ पे आप डिस्कस कर लोगे कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दिया। अब इसमें आप एविडेंस कैसे दोगे? कि आप बताओगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मिक़दार कितनी ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। इसी तरह आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताओगे कि जी जो ग्रीन हाउस गैसेस थी उनकी तादाद इतनी बढ़ी ही है। इसके अलावा जो ग्रेजुअल तो है ही है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल चेंज आया है वो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से ओपोनेंट स्टैंस को भी कवर कर लेना है, और यहाँ पे आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये जो आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको आप लिख दोगे और फिर उसके बाद आप उसको काउंटर भी करोगे, ठीक है। उसके बाद अब जो यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल आप जो है वो जो जलाते हो। अच्छा, यहाँ पे आपने हर जो मेरी आउटलाइन का पॉइंटर है उसको आपने जब लेके जाना है तो आपने किस तरह से एक्सप्लेन करना है। आपने पहले बताना है कि यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फिर आपने बताना है कैसे हो रहा है, और फिर आपने एक एविडेंट फैक्ट दे देना है, ठीक है, और उसके बाद आपने कंक्लूड कर देना उसको, ठीक है। कोशिश करें 6, 7, 8 जुमलों में अपना एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पैराग्राफ लिख सकें और कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे आपका बन सके। तो यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल से कैसे आपकी क्लाइमेट चेंज होती है? फॉसिल फ्यूल में कार्बन होता है, कार्बन बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा होता है। पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर जो है वो आपके गैसेस भी आती हैं और लिक्विड भी पोल्यूशन भी आती है। तो गैसेस जो पोल्यूशन होती है उसमें आपके नॉक्स होते हैं और सॉक्स होते हैं। ये नॉक्स और सॉक्स जो होते हैं यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड, ये जो है वो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस का जो है वो एक इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आवाज़ जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट के बाद इको अनफ्रेंडली फिनिश प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। अब ये इको अनफ्रेंडली फिनिश प्रोडक्ट क्या है? रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, ठीक है, और आपकी जो है वो व्हीकल्स हैं। तो रेफ्रिजरेशन में जो है वो जो गैसेस यूज़ होते हैं, CFCs यूज़ होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते हैं। ये जो है वो आपकी ओजोन लेयर को डिप्लेट करती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा गर्म होता है। तो आपने हर चीज़ को विद फैक्ट एंड फिगर्स बताना है। देखें, ये जो एक होती है लेमैन अप्रोच, कि लेमैन अप्रोच क्या होती है आपकी, कि सिंपल ज़ुबान में बताना। लेकिन सिंपल ज़ुबान में आप जब बताते हो तो वो तो कोई एक नॉर्मल इंसान, एक रिक्शा ड्राइवर भी बता रहा होता है ना। आपकी ज़ुबान में और उसकी ज़ुबान में फ़र्क कब आता है? जब आप फैक्ट्स अच्छे डालते हो, आप दलाइल अच्छे डालते हो। ये दलाइल जो हैं ये आपकी बात में वज़न पैदा करते हैं। तो जो भी आपने स्टेटमेंट देना है वही देना है जिसके पीछे आप फैक्ट दे सको, अदरवाइज़ आप उसको अपने ऐसे से एक्सक्लूड कर दो। दैन डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन किस तरह से क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट कर रही है? देखिए, आपकी जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपकी वाटर साइकिल में, आपकी फूड साइकिल में, आपके इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, आपकी आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने के बाद आपने फॉरेस्ट को जो है वो काट कर जो है वहाँ पे इंसानों ने अपने रिहाइश गाह बनाई। तो डिफॉरेस्टेशन हुई, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो बैलेंस था इकोसिस्टम का वो डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से भी आपका फिर क्लाइमेट चेंज हुआ। देन यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। देखिए, फर्टिलाइज़र में होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें 300 टाइम्स ज़्यादा जो है एबिलिटी होती है हीट ट्रैप करने की एज़ कम्पेयर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो नॉक्स होते हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपका ग्लोबल वार्मिंग में। ये तो कुछ हमने उनकी बात कर ली कि जी कॉजेज़ क्या हैं। फिर हम डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो सबसे पहले एक्सट्रीम वेदर्स आ रहे हैं, या आप कह लो कि जो हीट है वो दिन ब दिन, जो आपकी एवरेज टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट कि जो एवरेज टेम्परेचर आपकी अर्थ का बढ़ना है वो 2 फ़ारेनहाइट से लेकर 11.5 फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो इंटर गवर्नमेंटल
ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो सर जोड़ के बैठी हैं, IPCC भी और डिफरेंट इदारे भी, कि जी ये अगर इस हद तक बढ़ गया तो आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होता शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट हैं वो मैं अपनी एक वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। राइजिंग सी लेवल की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 7 से 23 इंच तक जो है वो समंदर का लेवल जो है वो इस सेंचुरी के एंड तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली इंडोनेशिया ने भी जो है वो 28 जनवरी 2022 को एक बिल पास किया अपना जो कैपिटल है वो चेंज करने के लिए। और अगर ये सी लेवल बढ़ गया तो बहुत सारे जो आपके ममालिक हैं वो इस पानी की जद में आ जाएंगे और वो डूब जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। लेंथिंग ऑफ सीज़न है, फॉर इंस्टेंस अगर आपका मूनसून का सीज़न जो है वो पाकिस्तान में बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, ज़्यादा फ्लड्स आएंगे जैसे अभी आ भी रहे हैं। और अगर आप इनके फैक्ट एंड फिगर देखो तो 31 फ्लड जो थे वो पाकिस्तान में आए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 टू 2000, और 2001 से 2016 तक 36 फ्लड जो है वो आ चुके हैं। इसमें सोर्स जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट 2016 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि किस तरह से जो है वो आपके लेंथनिंग ऑफ सीज़न आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, और पाकिस्तान में जो अभी करंट सिनेरियो है वो उसी की एक कड़ी है। फिर आपकी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर की वजह से जो आपकी जो अगर वो डिप्लेट होती है तो ज़्यादा सन रेज आएंगी और आपको स्किन कैंसर और डिफरेंट डिजीज़ का सामना हो सकता है। फिर रिमीडियल मेजर्स की अगर आप बात करो, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कि अगर पाकिस्तान अपने जो अवेलेबल एरिया है सोलर एनर्जी का उसका 0.07% यूज़ कर ले तो पाकिस्तान अपनी एनर्जी की डिमांड पूरी कर सकता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 28,000 मेगावाट, तो 25 to 28,000 मेगावाट। तो ये तो पोटेंशियल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो कोस्टल एरियाज़ में भी पोटेंशियल है, ठीक है। विंड एनर्जी के बहुत ज़्यादा 10 मीटर पर सेकंड की जहाँ पे स्पीड हो वहाँ पे आप टरबाइन लगा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पे भी आपके पास। तो प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो नीड ऑफ आर है। फिर आपका इको फ्रेंडली के हवाले से जो है वो sagacity डिमांड दैट ऑल द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन in curbing the menace of global warming. We unintentionally gave rise to it and we forcefully must defeat it now. तो आपके पास डिफरेंट ममालिक जो हैं वो आपके सोलर जो आपके कोल पावर प्लांट हैं वो गिरा भी रहे हैं, ऑल्दो पाकिस्तान में जो है वो भी कोल पावर प्लांट लग रहे हैं, तो हम दुनिया में बहुत पीछे चल रहे हैं। खैर वो एक अलग पॉलिटिक्स है, आपकी कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। उसके अंदर मैं नहीं जाता। मैंने जो क्लाइमेट चेंज का लेक्चर दिया हुआ उसमें बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से भी एक लेक्चर मेरा मौजूद है, उसमें सारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, सब कुछ दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा। तो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। आप यूजुअली क्या करते हो कि अगर आप कोई प्लांट लगा रहे हो उसके ऊपर डीसॉक्स या डीनॉक्स लगा ले, तो डीसल्फराइजेशन यूनिट्स होते हैं वो, तो उसके बाद जो है वो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनका क़याम हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, डिफरेंट एग्रीमेंट हुए, उसमें से सिर्फ 2 मैंने यहाँ पे शेयर किए, क्योटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन अकॉर्ड। ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये जो है वो आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कंटेन करने के लिए बना है, और साइन हुआ 11 दिसंबर 1997 में। 84 इसके सिग्नेचरी थे। इसका जो मेजर पर्पज़ है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज को कंटेन करना है, ठीक है जी। ये जो है वो आपका एंडोर्स करता है कंटिन्यूशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल को, और जो है इसका मेजर पर्पस है जो भी आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो इंटरफेयर करना, ताकि क्लाइमेट चेंज जो है वो उसको रोका जा सके, ठीक है। आखिर में आपने क्या करना होता है, आपने पूरे के पूरे ऐसे में जो आपने लिखा है उसको वाइंड अप करना होता है डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू इंट्रोडक्शन, पर इसमें जो लैंग्वेज होती है आपकी वो परसुएसिव होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपने फाइनल रिमार्क्स दे रहे होते हो, ठीक है। तो ये आज का ऐसे था आप लोगों के लिए। आखिर में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप जो करंट ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, जो COP की मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, रिसेंट 21 या 22 हुई है, तो COP 26 हुई है 2021 में, उसके एजेंडा को पढ़ें, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ें कि वहाँ पे जो है वो दुनिया के जो लोग हैं उससे जोड़ के क्या जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस हवाले से आपको काफ़ी सारे अच्छे वे फॉरवर्ड मिल जाएंगे वहाँ से, जो अपने ऐसे में लिख सकते हैं।
और आखिर का पैगाम, कोशिश करें चीज़ों को रिसाइकल करें, अपने क्लाइमेट को प्रिजर्व करें, क्योंकि हम लोग अब इसको बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी जो हालात हैं, जो फ्लड आए हैं, ये सारे जो है क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, क्योंकि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं क्लाइमेट चेंज में ड्यू टू इट्स जोग्राफ़ी। तो कोशिश करें क्लाइमेट को प्रिजर्व करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।